नमस्कार। हिमाचल प्रदेश के 75वें स्थापना वर्ष में शिक्षा विभाग शिक्षा खंड नूरपुर आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। आइए आपको शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की यात्रा पर ले चलते हैं। स्थापना वर्ष 1948 से लेकर 2022 की यात्रा में हुए विकास को इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। इस यात्रा में कुछ आंकड़ों तथा एक मॉडल के माध्यम से हम ये जानेंगे कि शिक्षा विभाग में शिक्षा पद्धति ने किन-किन नए आयामों को हमने छुआ है। आज़ादी के बाद का समय वर्तमान में हिमाचल प्रदेश का इतिहास इस प्रकार से है। 15 अप्रैल सन 1948 को हिमाचल प्रदेश चीफ कमिश्नर के राज्यों के रूप में अस्तित्व में आया। भारतीय संविधान लागू होने के साथ 26 जनवरी 1950 को हिमाचल प्रदेश ग श्रेणी का राज्य बना। 1 जुलाई सन 1954 को बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में शामिल हुआ। हिमाचल प्रदेश 1 जुलाई 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बना। 1 नवंबर सन 1966 को कांगड़ा और पंजाब के अन्य पहाड़ी इलाकों को हिमाचल में मिला दिया गया, लेकिन इसका स्वरूप केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही रहा। संसद द्वारा दिसंबर 1970 को हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम पास किया गया तथा नया राज्य 25 जनवरी 1971 को अस्तित्व में आया। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश भारतीय गणराज्य का 18वां राज्य बना। तब से लेकर आज तक हिमाचल प्रदेश ने एक लंबी यात्रा तय की है। आइए शिक्षा जगत के क्षेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों पर नजर डालते हैं। वर्ष 1951 की जनगणना तथा आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 1951 में हिमाचल की साक्षरता दर केवल 7.98% थी, जिसमें पुरुष साक्षरता दर केवल 12.97%, जबकि महिला साक्षरता दर केवल 2.49% थी। वर्तमान में हिमाचल की साक्षरता दर 86.06% है। वर्तमान में भारत के पूरे राज्यों में हिमाचल चौथे स्थान पर है, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल की एक ऊंची उड़ान है। इसी प्रकार यदि शिक्षण संस्थानों के वर्ष 1951 से 2019 के आंकड़ों पर दृष्टि डालें तो ये पता चलता है कि वर्ष 1950-51 में पूरे हिमाचल में प्राथमिक शिक्षण संस्थानों की कुल संख्या 427, बेसिक अथवा मिडिल विद्यालयों की संख्या 94, उच्च विद्यालयों की संख्या 25 तथा सरकारी कॉलेजों की संख्या केवल 1 थी, जो कि वर्ष 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार पूरी तरह से बदल चुकी है। 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार बेसिक तथा प्राइमरी स्कूलों की संख्या 10,657, मिडिल स्कूलों की संख्या 1996, सीनियर सेकेंडरी स्कूलों की संख्या 2790 तथा कॉलेजों की संख्या बढ़कर 192 से अधिक हो चुकी है, जो कि प्रति वर्ष और भी बढ़ रही है। सरकार की योजना तथा नीति के अनुसार घर से प्राथमिक विद्यालय की दूरी केवल 2 किलोमीटर, मिडिल स्कूल की दूरी घर से केवल 3 किलोमीटर, उच्च विद्यालय की घर से दूरी 5 किलोमीटर, सीनियर सेकेंडरी स्कूल की घर से दूरी 8 किलोमीटर रह गई है तथा सरकार का यह प्रयास है कि प्रत्येक तहसील, तब सब तहसील अथवा ब्लॉक मुख्यालय में एक सरकारी कॉलेज हिमाचल वासियों के बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपलब्ध हो। इसी प्रकार यदि प्राइमरी, सेकेंडरी अथवा कॉलेज स्तर की शिक्षा में विद्यार्थियों की संख्या पर ध्यान दें तो पिछले 50 वर्षों में इसमें लगातार बढ़ोतरी हुई है। इसमें भी बालिका शिक्षार्थियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जो कि सरकार के प्रयासों का एक सकारात्मक परिणाम है। इस स्लाइड में 2020 के आंकड़ों का अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि वर्तमान सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में लगातार मानव संसाधन की वृद्धि की है, जिसका परिणाम यह है कि वर्तमान समय में शिक्षक विद्यार्थियों का अनुपात
लगातार सुधर रहा है। प्राइमरी लेवल पर यह 13:1 है, अपर प्राइमरी क्लासेस में यह 12:1, सीनियर सेकेंडरी स्तर पर 14:1, सीनियर सेकेंडरी लेवल पर 11:1 तथा कॉलेज शिक्षा में यह 27:1 है तथा लोगों का विश्वास सरकारी विद्यालयों की तरफ फिर से आकर्षित हुआ है। मिड डे मील योजना, फ्री टेक्स्ट बुक्स, स्मार्ट स्कूल ड्रेसेस, फ्री बैग, फ्री वाटर बॉटल, मेरिटोरियस बच्चों के लिए फ्री लैपटॉप तथा स्कॉलरशिप प्रोग्राम इन सभी में विशेष कारण रहे हैं। इन्हीं योजनाओं के परिणाम स्वरूप हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में पूरे भारतवर्ष में चौथे स्थान पर है। वर्तमान सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में जिन नई योजनाओं को विद्यालयों में लागू किया है वे इस प्रकार हैं। व्यवसायिक शिक्षा, लगभग 25 से अधिक व्यावसायिक कोर्स उपलब्ध हैं ताकि विद्यार्थी यदि चाहें तो कक्षा 12 के बाद ही अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। प्री बोर्ड एग्जाम्स, ताकि बच्चों के मन में फाइनल एग्जाम का भय मिट सके तथा वे कक्षा में अपना स्तर तथा अंक सुधार सकें। सरकारी बसों में विद्यार्थियों के लिए मुफ्त पास, नशा निवारण कार्यक्रम, शिक्षकों के लिए इन सर्विस टीचिंग प्रोग्राम, अखंड शिक्षा ज्योति, मेरे स्कूल से निकले मोती, भूतपूर्व छात्रों का सम्मान, छात्राओं के लिए हाइजीनिक अवेयरनेस प्रोग्राम, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्टिविटीज, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट एंड गाइड, यूथ पार्लियामेंट, चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, बैग फ्री डे, जॉय लर्निंग, बुक डोनेशन डे, वर्चुअल तथा स्मार्ट क्लासेस, अटल स्कूल वर्दी योजना तथा मेधावी प्रोत्साहन योजना, उत्कृष्ट विद्यालय तथा महाविद्यालय। उपरोक्त कार्यक्रम तथा योजनाएं शिक्षा के क्षेत्र में मील पत्थर साबित हुई हैं। इसी प्रकार यदि फ्री टेक्स्ट बुक्स वितरण के आंकड़ों का अध्ययन करें तो 2017-18 से 2019-20 में लाभार्थी छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है। 2019-20 में लगभग 1,03,000 विद्यार्थियों को फ्री टेक्स्ट बुक्स वितरित की गई, जिस पर सरकार ने लगभग 12 करोड़ रुपए की राशि खर्च की। इसी प्रकार अटल स्कूल वर्दी योजना में भी 2019-20 में लगभग 1,63,000 विद्यार्थियों को स्मार्ट वर्दी वितरित की गई, जिस पर सरकार ने लगभग 13 करोड़ 36 लाख रुपए खर्च किए। आइए नूरपुर शिक्षा खंड के सबसे पुराने विद्यालय का भ्रमण करें। सन 1904 में स्थापित हुए इस विद्यालय को वर्तमान में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्र नूरपुर कहते हैं, जो कि कस्बा नूरपुर के मध्य में प्राचीन किले में उपस्थित है। वर्तमान में यह लगभग 118 वर्ष पुराना विद्यालय है, जिसमें अनेक छात्रों ने शिक्षा ग्रहण की है। आइए इस विद्यालय के स्वर्णिम इतिहास के बारे में कुछ जानते हैं। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा की नूरपुर तहसील में स्थित यह विद्यालय, जो कि 1904 में प्राथमिक पाठशाला के रूप में अस्तित्व में आया। नूरपुर रियासत के किले से सटा यह विद्यालय वर्ष 1928 में उच्च विद्यालय बना। 1964 में राजकीय उच्च विद्यालय नूरपुर से स्तरोन्नत होकर इसे राजकीय उच्चतर विद्यालय अथवा हायर सेकेंडरी का दर्जा दिया गया। फिर वर्ष 1986 में यह विद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के रूप में अस्तित्व में आया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नूरपुर बहुत सी विभूतियों की शिक्षा और व्यक्तित्व के विकास का केंद्र रहा है, जिन्होंने आगे चलकर राजकीय सेवाओं में उच्च पदों पर नियुक्ति पाकर विद्यालय की प्रतिष्ठा को नया रूप प्रदान किया है। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश व कश्मीर रियासत के
प्रधान सचिव रहे जस्टिस मेहरचंद महाजन भी इसी विद्यालय के पूर्व छात्र रहे हैं। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नूरपुर से निकलकर विभिन्न संगठनों, राजकीय सेवाओं में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध शख्सियतों में कर्नल कान सिंह पठानिया भारतीय सेना में, पूर्व कमीना मंत्री स्वर्गीय श्री सतमहाजन, पूर्व मंत्री केवल सिंह पठानिया, स्वर्गीय विधायक रंजीत सिंह बख्शी सहित विभिन्न विभागों के मुख्य अभियंता, वन मंडल अधिकारी, अधिशासी अभियंता, प्रोजेक्ट निदेशकों के पद पर इस विद्यालय के कई पूर्व छात्र आसीन रह चुके हैं। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नूरपुर के बहुत से पूर्व प्रधानाचार्य और वर्तमान में कार्यरत प्रधानाचार्य भी इसी विद्यालय के पूर्व छात्र रहे हैं। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नूरपुर में कला, वाणिज्य एवं विज्ञान सहित सभी विषयों की कक्षाएं संचालित की जाती हैं और साथ ही व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान भी किया गया है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय छात्र में राष्ट्रीय कैडेट कोर इकाई, राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई, ग्रीन इको क्लब जैसी संस्थाएं भी निरंतर कार्य कर रही हैं। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नूरपुर के पूर्व में प्राप्त उपलब्धियों का वर्णन करना कोई सरल कार्य नहीं है, कारण कि विद्यालय का इतिहास उपलब्धियों से भरा पड़ा है। वर्ष 2022 से विद्यालय के पूर्व छात्र सेवानिवृत्त जस्टिस श्री आर.के. महाजन जी की ओर से विद्यालय के 8वीं, 10वीं एवं 12वीं कक्षा के प्रतिभावान छात्रों के लिए 5-5 हजार रुपये तथा 8 हजार रुपये की वार्षिक पारितोषिक राशि की घोषणा की गई। इस राशि का उपयोग विद्यार्थी अपनी उच्च शिक्षा पर खर्च कर सकेंगे, जिससे उनका भविष्य और भी स्वर्णिम हो सके। जय जय किसके पास नहीं है सर? चलो। वंदे मातरम बोलो जोर से। जय जय जिंदाबाद 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 मातरम 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 भारत माता की जय भारत माता की जय। हम करेंगे मातरम
वरना इतना नहीं चलना है। हैं चलो थोड़ा बहुत आई है, हवा आई ले बाल उड़ के माटे थे सारे माटे वे माटे बाल संभाल उड़ जाने। हाँ है तो चुपचाप ही है ये सही है बस। कि सन आज़ादी के बाद सन 47 के बाद 1950 में मैंने स्कूल ज्वाइन किया तो उस वक्त स्कूलों की बहुत कमी थी। कहीं कहीं गांव में कोई स्कूल होता था जो कि 4-5 किलोमीटर दूर पड़ता था। खुशकिस्मती की बात यह रही कि हमारे गांव में 4-5 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल था बरंडा में। वहां पर हम पढ़ते थे। उबड़ खुबड़ रास्ते थे। जब हम पहली क्लास में पढ़ते थे तो एक कपड़े का बस्ता ले करके और उसमें एक हिंदी की और एक मैथ की किताब, एक फटी तख्ती जिसको लकड़ी की बोलते हैं वो, और उसमें कलम और दवात लेकर के स्कूल जाते थे। वहां पर बोर्ड के ऊपर टीचर जो पढ़ाते थे का खा आ ई बोर्ड के ऊपर वो लिखते थे, उसको हम उतार करके तख्ती के ऊपर लिखते थे कलम और दवात के साथ। ये सिस्टम 4 क्लास तक चलता रहा। इसी तरह से स्कूल जाना आना और रोटी घर से लेके जाना, पैदल जाना, सवेरे घर से चलना 1 घंटा लगता था स्कूल पहुंचने के लिए। इसी तरह से आने और जाने में काफी समय बीत जाता था। 4 क्लास पास करने के बाद जब हम मिडिल स्कूल में पहुंचे तब हमारा स्कूल बरंडा में बन गया था, जो कि 4-5 किलोमीटर पर पड़ता था घर से। वहां से हम पैदल जाते थे घर से। रास्ते भी खराब थे, धूप में बारिश में पढ़ते थे। उसी वक्त पढ़ने का तरीका यही था कि स्लेट होती थी, कापियां नहीं होती थी, ना पेंसिलें होती थी। स्लेट के ऊपर हम वो पढ़ते थे। मास्टर जो सवाल लिखाते थे हिंदी में, इंग्लिश में, इंग्लिश तो उस वक्त होती नहीं थी, मैथ होता था। अजय प्रजापति, जेबीटी राजकीय प्राथमिक पाठशाला हाटली जंबाला। आज हम मना रहे हैं आज़ादी का महोत्सव, 75वां आज़ादी अमृत महोत्सव, जिसमें आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं हमारे बड़े ही सम्मान्य सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य श्री नरेश पठानिया जी, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में एक अद्भुत इनका ज्ञान रहा है और बहुत ही ज़्यादा इनका अनुभव रहा है। तो आज हम बातचीत करेंगे इनसे, इनके अनुभव के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से पिछले 20 वर्ष 30 वर्ष जो थे इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में लगाए हैं। तब से लेकर आज तक का जो समय है शिक्षा में कितना बदलाव हुआ है, कितनी उन्नति हुई है। जी सर। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव की सभी को शुभकामनाएं। मैं जैसा कि अभी अजय जी ने बताया है, मैंने 1987 में टीजीटी नॉन मेडिकल के पद पर चंबा जिला से अपनी सेवाएं शुरू की थी। उसके उपरांत 89-90 में मैं
यहाँ हटली जम्बाला में टीजीटी नॉन मेडिकल के पद पर कार्यरत रहा और 2021 में जून महीने में मैं सेवानिवृत्त हुआ। इस दौरान मैंने जो अनुभव शिक्षा से जुड़ा हुआ प्राप्त किया वो आज मैं आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। तो जब मैंने यहाँ खासकर मैं हटली जम्बाला की ही बात करूँगा क्योंकि अधिकतर समय मैंने यहीं पर व्यतीत किया। तो सन 1999 में मैंने यहाँ पर हाई स्कूल बनने पर विद्यालय में टीजीटी नॉन मेडिकल के पद पर अपनी सेवाएं दी थी। उस समय हमारे विद्यालय की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। स्लेटों वाले कमरे थे, कच्चे बिल्कुल बिल्डिंग, दफ्तर की कोई सुविधा नहीं, कोई बच्चों के बैठने का उचित प्रबंध नहीं था और हमारे ही विद्यालय वो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति कर चुका है। लेकिन 1948 में जब हिमाचल का गठन हुआ था तब शिक्षा व्यवस्था कैसी थी और आज शिक्षा व्यवस्था कैसी है। आज जबकि भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है तो भारत की आज़ादी से लेके आज की जो स्थिति है, क्योंकि कहते हैं कि जो शिक्षा है वो किसी भी देश की उन्नति का आधार होती है, तो आज उसी शिक्षा व्यवस्था की तरफ हमारा झुकाव कैसा है और आज जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ शिक्षा व्यवस्था में क्या सुधार किए गए हैं, इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ हैं रिटायर बीओ विनोद शर्मा जी। तो सर आप अपना परिचय दीजिए और मैं ये निवेदन करूँगा कि आप अपने समय का जो शिक्षा व्यवस्था का ढांचा था उसके बारे में प्रकाश डालिए। नमस्कार, मैं विनोद कुमार शर्मा रिटायर्ड बीईओ नूरपुर से अपना परिचय देता हूं कि मैं अपनी प्राइमरी शिक्षा का और उसके बाद हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने के बाद मैंने जेबीटी ककीरा से की है और सन 1967 जुलाई में मैंने शिक्षा विभाग में प्रवेश किया। उसके पश्चात जो पहला मेरा वो था अनुभव कि वो प्राइमरी स्कूल बड़ी दूर दराज क्षेत्रों में थे, वहाँ आने जाने के कोई साधन नहीं थे, स्कूल की कोई व्यवस्था नहीं थी, किराए पर एक छोटा सा कमरा था और जहाँ सिर नीचे करके अंदर घुसना पड़ता था और बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो उसके बाद मैं हाई स्कूल सुंडला में गया, 1 साल वहाँ रहा। 1 साल बाद फिर मेरी ट्रांसफ़र हो गई और मैं फिर भरमौर में लाल स्कूल में गया। वहाँ मैंने कोई लगभग 9-10 साल सर्विस की। उसके पश्चात मैं वहाँ से ज़िला कांगड़ा में आ गया और ज़िला कांगड़ा के मैंने लगभग 8-10 स्कूल में सर्विस की है। जी नमस्कार। तो फिर उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ अभी बैठे हैं पंचायत प्रधान गुरचाल खुशवंत जी। तो अब ये जब इन्होंने अपने प्राइमरी सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी जो एजुकेशन ली है उस टाइम शिक्षा व्यवस्था कैसी थी और आज शिक्षा व्यवस्था कैसी है, उसमें क्या क्या बदलाव आए हैं, ये उनके बारे में बतलाएंगे। तो सर। धन्यवाद सर। मेरा नाम खुशवंत सिंह है। मैं इसमें स्थानीय पंचायत गुरचाल का यहाँ का प्रधान हूँ। अब जिस प्रकार आप पूछ रहे हैं कि जब हम इस स्कूल में पढ़े हैं, ये जो बिल्डिंग है, ये पीछे जो बिल्डिंग है इसमें हम पढ़े थे, उस समय ये एक ही बिल्डिंग थी, ये पुरानी बिल्डिंग। उस समय सिर्फ इसी में हमारी 5 क्लासेस लगती थी और मतलब 2 रूम थे, बाकी प्ले ग्राउंड था। उसके अलावा स्कूल में लगभग नाम मात्र था। यूनिफॉर्म भी फर्स्ट टाइम तभी लगी थी, वो भी हमें अपने पैसे से मतलब अभिभावकों को लेनी पड़ती थी यूनिफॉर्म। जब हम 2nd क्लास में पढ़े थे तब मतलब यूनिफॉर्म जो थी सरकार ने लागू की थी प्राइमरी में, और फीस वगैरह भी थी। अब तो फीस भी नहीं है। तब मतलब जब देखो इतना अच्छे टॉयलेट्स वगैरह बने हुए हैं, ये ऐसा कुछ नहीं, यहाँ तक कि नल तक भी नहीं था।
अच्छा। जो पानी था, जो हमारे गांव से हमारे ताया जी थे, वो पानी भरते थे कुएं से। उन्होंने दो वो डेंगी जिसे बोलते हैं हम, उसमें लाते थे वो पानी पीने के लिए बच्चों के लिए। तो ये काफ़ी अब तो काफ़ी हद तक सुधार हुआ है। स्कूल जो एजुकेशन जो है इसमें काफ़ी क्या मतलब बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं इसको। जैसे कि अच्छी बिल्डिंगें बनी हैं, क्लासेस बने। हमारे टाइम तो बोलते थे दरी टाट, उस पे हम पढ़ते थे। अब बच्चों के लिए डेस्क हैं, ये छोटी बच्चों के लिए चेयर्स हैं, स्मार्ट क्लासरूम है, इसके साथ फ्री मिड डे मील खाने की व्यवस्था है, फीस बिल्कुल फ्री है, यूनिफॉर्म फ्री है, बुक्स वगैरह ये सब चीज़ें जो है मतलब फ्री मिल रही है इधर। सिर्फ अब जो है बच्चों को जो है सिर्फ पढ़ने की टेंशन है, उनके माता पिता को जो है बच्चों के एजुकेशन की चिंता है, बाकी लगभग कोई भी यहाँ जो है चिंता नहीं है। और बाकी ये देखो ना, सबसे बड़ी बात तो मेरे को ये लगती है जैसे जो बिल्डिंग्स हैं, पहले तो ये हम इसी बिल्डिंग में रहते थे, तो 5 क्लासेज और उस समय जो थे हमारे एक क्लास में कम से कम 20 तक होते थे बच्चे होते थे। 1948 में जब हिमाचल का गठन हुआ था, उस टाइम यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी और आज उसमें क्या क्या परिवर्तन आए हैं। आज हम पहुँचे हैं ग्राम पंचायत पंधरेड़ में। हमारे साथ वहाँ के उपप्रधान जी बैठे हैं, सिकंदर राणा जी। और अगर मैं इनके बारे में जितनी तारीफ़ करूँ वो उतनी कम है, क्योंकि इन्होंने वो कर दिखाया है जो मुझे लगता है कि हिमाचल का शायद कोई ही पंचायत उन चीज़ों को कर पाई होगी। क्योंकि अगर मैं बात करूं शिक्षा की, तो एक ऐसा स्कूल जो बिल्कुल बंद कर दिया गया था विभाग की तरफ से और उसे चलाना नामुमकिन था, इन्होंने वो मुमकिन कर दिखाया है। क्योंकि आज की बात करूं तो नया स्कूल खोलना आसान है, लेकिन पुराना स्कूल जो बंद है उसे खोलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इन्होंने प्रयास करा और उसको चलाया कि बहुत बढ़िया अब वो स्कूल चला हुआ है। तो आज हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि ये भविष्य में शिक्षा को लेके कितने सतर्क हैं और ये क्या क्या करना चाहते हैं। और इनकी अपनी स्कूली शिक्षा, जब इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा ली थी तो उस वक्त जो सुविधाएं थी वो कैसी थी और आज कैसी हैं। तो सर नमस्कार जी। मैं तो पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ सदवा में। और उस टाइम तो इतना मुश्किल था कि अभी तो जयराम जी ने किताबें फ्री कर दी हैं और स्कूल में बैग भी दे रहे हैं और मिड डे मील भी है। उस टाइम कुछ भी नहीं था। तो अभी जैसे स्कूल गवर्नमेंट पिछली सरकारों में स्कूल बंद होते रहे हैं, ये पहली सरकार है जिसने स्कूल ओपन किया था और एक ही स्कूल ओपन हुआ था। ये स्कूल 9 साल बंद रहा और हमारे मंत्री जी हैं पठानी जी, उस टाइम MLA थे और उन्होंने स्कूल को विधानसभा में सिर्फ एक ही स्कूल खोला, वो था पंधरेड़ पंचायत और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पंधरेड़। और उस टाइम बच्चे भी हमारे पास, लोग डर के मारे बच्चे नहीं भेजते थे कि सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं डालने हैं, है ना, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम नहीं है, फलाना नहीं है। तो हमने सारा कुछ उस तैयारी से किया था शुरू की, इंग्लिश मीडियम शुरू किया। और इंग्लिश मीडियम उस टाइम हमारे पास स्टार्टिंग में बच्चे थे 8-10 बच्चे थे। और इस टाइम फिर बीच में कोरोना आ गया। कोरोना की वजह से भी ऑनलाइन हमारी पढ़ाई तो रेगुलर चली रही। और अभी इस टाइम बच्चे हमारे पास 60+ हो गए हैं। शिक्षा विभाग ने इस छोटे से मॉडल के साथ आए हैं जो ये बता रहा है कि पिछले 75 वर्षों में हमारे शिक्षा विभाग ने कैसे शिखर की ओर धीमे धीमे पग धरे हैं। अगर शिखर की बात की जाए तो पुराने विद्यालयों के शिखर पर छत जो थी वो स्लेट की हुआ करती थी, चॉक और डस्टर का उपयोग हुआ करता था और पट्टियां और स्लेटों का उपयोग हुआ करता था। आज के विद्यालयों की अगर हम बात करें तो उनका शिखर लेंटर का है और उनके शिखर पर जो छत है वो टीन की भी है। स्वच्छता अभियान की बात करते हैं मोदी जी के, क्योंकि मोदी जी ने स्वच्छता अभियान पर सबसे अधिक जोर डाला था। स्वच्छता अभियान में हम सबसे पहले शौचालय को लेते हैं। शौचालय की बात करें तो पुराने विद्यालयों में जहां शौचालय केवल एक खपरैल की छत का हुआ
हुआ करता था या नहीं हुआ करता था। और आज के विद्यालय की अगर बात करें तो आज के छात्रों के लिए अलग शौचालय, छात्राओं के लिए अलग शौचालय और स्टाफ के लिए अलग शौचालय का निर्माण किया गया है। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि हमारे जो छात्राओं के लिए शौचालयों का निर्माण है वहाँ पे इंसिनेटर्स मशीन लगाई गई है और साथ में ही पैड मशीन्स का भी उपयोग किया जा रहा है और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। कल के विद्यालयों में जहाँ खेल के नाम पर केवल कुछ गेंदें ही हुआ करती थी, आज के विद्यालयों में खेलों के लिए बहुत कुछ है। यदि हमारे हिमाचल प्रदेश ने अपनी पहाड़ी टोपी को राष्ट्रमंडल और ओलंपिक्स में बुलंद किया है तिरंगा झंडा लेकर के, तो कारण है आज के विद्यालयों में पूर्णतः रूप से खेलों का सामान की उपलब्धता। पीजी और डीपी जो है हमारे वो स्कूल्स में है और बहुत सारे खेल आयोजन जो हैं, चाहे फिट इंडिया की बात करें या खेलो इंडिया की बात करें, वो खेल इन सब का आयोजन जो है वो विद्यालयों में कराया जा रहा है। कहते हैं भूखे भजन ना होए गोपाला। इसी बात को ध्यान में रख करके हमारी सरकारों ने हमारे विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की पूरी व्यवस्था की कर रखी है, या स्कूल में पूर्णतः रूप से जो फ्री एजुकेशन है उसका प्रावधान प्री नर्सरी से लेकर के कक्षा 8वीं तक किया गया है, जिसमें स्कूल बैग्स भी फ्री हैं, जिसमें वर्दी भी फ्री है, जिसमें किताबें भी फ्री जो है वो बच्चों को दी जा रही हैं। कहते हैं औरों के परों पर अगर उड़कर दिखाओगे, औरों के परों से अगर उड़कर दिखाओगे, अपने परों से उड़ने का हुनर ही भूल जाओगे। हुनर है तो कदर है। इसीलिए आज हमारे शिक्षा विभाग में व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है, चाहे टूरिज्म की क्लासेस हों, चाहे सिक्योरिटी की क्लासेस हों, हेल्थ केयर की क्लासेस हों, या एग्रीकल्चर की क्लासेस हों, या रिटेल की क्लासेस हों, ऑटोमोबाइल क्लासेस हैं, सब क्लासेस जो है सुचारू ढंग से हमारे विद्यालयों में चल रही है, ताकि आने वाले समय में हम अमेरिका जैसे विकसित देश को भी पीछे छोड़ सकें। अगर बचपन में बच्चों के हाथ में छोटी छोटी टेस्ट ट्यूब्स और बीकर्स ना पकड़ा जाएं, तो हमारे बच्चे कभी भी ब्रह्मांड की ऊंचाई और सागर की गहराई का पता नहीं लगा सकेंगे। हमारे सभी विद्यालयों में जहां जहां साइंस स्ट्रीम है वहां केमिस्ट्री लैब्स, फिजिक्स लैब और बायोलॉजी लैब्स का निर्माण किया गया है, और जहां पे साइंस स्ट्रीम नहीं भी है वहां भी कक्षा 10वीं तक जो है वो साइंस लैब्स जो है बच्चों को प्रदान की गई है। कार्बन फुटप्रिंट्स बढ़ रहे हैं। देश में प्रदूषण या दुनिया में प्रदूषण जो है बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रहा है। अब हमारे विद्यालयों में इसी चीज को जहन में रख के इको क्लब्स का निर्माण किया गया है, जिसके साथ ही हर्बल गार्डन्स बनाए गए हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की गई है और सोलर पैनल्स लगाए गए हैं। वो दिन दूर नहीं जब हमारा भारतवर्ष एक स्वच्छ और साफ भविष्य की ओर कदम धर देगा। ज्ञान के साथ विज्ञान ने हमें ऊंचाइयों की शिखर पर पहुंचाया है। आप इस लैब को देख ही सकते हैं। ज्ञान के साथ विज्ञान ने हमें नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है और तकनीक ने हमेशा हमें फायदा ही पहुंचाया है। अगर तकनीक की बात की जाए तो हमारे विद्यालयों में स्मार्ट रूम्स बनाए गए हैं, ICT लैब्स बनाई गई हैं और वर्चुअल क्लासरूम्स बनाए गए हैं। मोदी जी के मन की बात हो या परीक्षा पे चर्चा की बात हो या हमारे मुख्यमंत्री साहब श्री जयराम ठाकुर जी का बच्चों को लैपटॉप वितरण के समय संबोधन का समय हो, ये सभी तभी संभव हो पाया है क्योंकि हमारे विद्यालय में ये सभी संभावनाएं हैं, सभी तरीके की जो लैब्स हैं वो उपलब्ध हैं। हम डिजिटली फिट हैं, चाहे हमारे बच्चे हों चाहे हम अध्यापक गण हैं, हम सभी आज डिजिटली फिट हैं। कोरोना महामारी के समय अगर ये स्मार्ट रूम्स नहीं होते, ये ICT लैब्स नहीं होते, वर्चुअल क्लासरूम नहीं होते, तो शायद हमारा संवाद हमारे विद्यार्थियों के साथ संभव ही नहीं हो पाता और हम डिजिटली फिट ही नहीं हो पाते। और देखिए हमने वो समय कितना अच्छा गुजारा कि हमारे विद्यार्थियों का हमारे साथ नाता बिल्कुल भी नहीं टूटा। इसके अलावा हमारे विद्यालयों में आर्ट रूम्स की स्थापना की गई है, लाइब्रेरीज बनाई गई हैं और ऑडिटोरियम बनाए गए हैं, अटल टिंकरिंग लैब्स का निर्माण किया गया है, गर्ल्स रिसोर्स रूम का निर्माण किया गया है। विभिन्न प्रतियोगिताओं की बात की जाए तो चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस की बात कर सकते हैं, यूथ पार्लियामेंट की बात कर सकते हैं, खेलो इंडिया, फिट इंडिया, विभिन्न खेल आयोजन की बात कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, न्यू आइडियाज, न्यू इनोवेशंस को लेकर के हमारे विद्यार्थी
इंस्पायर मानक योजना में केवल प्रदेश में या देश में भी अपना नाम रोशन नहीं कर रहे, बल्कि जापान जैसे देश में भी उड़कर जा रहे हैं। हमारे हर वर्ष जो है हमारे हिमाचल प्रदेश के 2 से 3 विद्यार्थी जो हैं पूरे हिंदुस्तान के 60 बच्चों में से चुन करके जाते हैं और जापान में अपने न्यू आइडियाज और न्यू इनोवेशंस को प्रदर्शित करते हैं। अंत में यही कहना चाहती हूँ, आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुका हूँ, आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पर जा पहुंचा है आज जमाना, चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए दौर से हम भी नाता जोड़ चुके हैं, नया खून है नई उमंगें अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी, छोड़ो कल की बातें कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम मिलकर नई कहानी। धन्यवाद। मैं और मेरी सहयोगी श्रीमती फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो बच्चे को हर अध्यापक समझ के साथ संख्या का ज्ञान देगा, समझ के साथ उनको पढ़ाएगा। तो जब से हमारे स्कूलों में प्री प्राइमरी क्लासेस चली हुई हैं, उनको अच्छा चलाने के लिए सरकार ने बहुत सारी फैसिलिटी जो है वो स्कूलों को दी हैं। उसमें बच्चों के बैठने के लिए अच्छा अरेंजमेंट किया है, बच्चों को लर्निंग बेस्ड एक्टिविटी करवाने के लिए बहुत से ऐसे हमें मटेरियल्स दिए हैं जिससे हम बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सकें। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस भी हैं जो बच्चे जो हैं उनका यूज़ करते हैं। जब वो बच्चे खुद उनका प्रयोग करते हैं तो वो अच्छी तरह से उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये न्यू पॉलिसी हमारी 2020 है, इसके अनुसार जो हमारा नया पैटर्न बना है वो बहुत ही अच्छा है, जिसमें 3 वर्ष के बच्चे भी लिए गए हैं। जो पैटर्न है वो है 5 वर्ष +3 +3 +4। तो मैं एक प्राइमरी स्कूल की शिक्षिका हूँ, इसलिए मैं जो पहले 5 + 3 उनका जिक्र करूँगी। जो 5 साल है, जो 5 साल हैं पहले, उनमें जो क्लासेस आएंगी वो हमारी आएंगी नर्सरी, KG1 और KG2 और उसके बाद फर्स्ट और सेकंड। और इसमें एक बहुत अच्छी बात ये है कि जो 5+ वाला जो पहला पीरियड है उसमें जो बच्चे हैं वो एक्टिव बेस्ड, उनकी जो लर्निंग होगी उनकी वो एक्टिविटी बेस्ड होगी। वो बच्चे हैं उसमें खूब एंजॉय भी करेंगे और साथ साथ में प्ले वे मेथड से बहुत कुछ सीखेंगे। और एक इस पॉलिसी में एक प्लस पॉइंट ये है कि ये जो पॉलिसी है इसमें जो सिलेबस है वो एक जैसा रहेगा, चाहे वो प्राइवेट स्कूल से हो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल से हो। इसमें सभी सिलेबस में एक रूपता होगी, जिसके कारण हमारा जो भारत में जो कहीं भी कोई बच्चा पढ़ रहा है उन सब का जो है वो सिलेबस एक जैसा होने के कारण बच्चे जो हैं वो एक जैसे पढ़ाई कर पाएंगे, जिससे जो अभिभावक भी हैं वो बहुत खुश होते हैं। जो अभिभावक अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डालते हैं वो उनमें ये बहुत एक खुशी की लहर आ गई है कि हमारे जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूलों के बराबर ही पढ़ाई करेंगे। और हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल के अध्यापक हैं वो इसके लिए बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं। और मैं इसके साथ यही कहूँगी, अगर हमारी ये जो नई पॉलिसी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हर स्कूल में हो जाती है तो हमारा जो एजुकेशन जो विभाग है इसको अच्छी तरह से जब इम्प्लीमेंट कर देगा तो हम भारत में एक विश्व गुरु के रूप में जो है वो अपनी छवि हमारी एक अच्छी होगी। इसके साथ ही मैं आपके 75वें आज़ादी के इस महोत्सव के ऊपर आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं कोई भी अध्यापक जो हैं वो इस पॉलिसी को अच्छी तरह से लागू करके हम हर बच्चे को हैं वो एक वैज्ञानिक, एक इंजीनियर जो अच्छी पोस्ट पर पहुंचा सकें। इसके साथ धन्यवाद। पहले हम अपना शरीर गर्म कर रहे हैं। अपनी गर्दन आपने घुमानी है पहले क्लॉकवाइज। मेरे को देख के आपने करना, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे फॉलो करो।